हेलो फ्रेंड्स, मैं गौतम कुमार बेस्ट स्टडी विथ गौतम में आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग बीएसएससी सचिवालय का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था उसको हम लोग देख रहे थे कि किस तरह से क्वेश्चन आए हुए हैं। उसी के तहत आज हम लोग आज का वैसा टॉपिक है जो एग्जाम में पूछा गया है और उस एक क्वेश्चन को लगभग स्टूडेंट या तो गलती कर दिए या क्वेश्चन को छोड़ दिए। यही हुआ होगा। बीएसएससी सेकेंड सचिवालय में जो क्वेश्चन पूछा गया है, इस टॉपिक से मैं बताऊंगा कि इस टॉपिक से जो इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है, उस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे बीएसएससी सेकेंड सीजीएल का फर्स्ट सिटिंग हो या सेकेंड सिटिंग हो, उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वैसे क्वेश्चन या तो स्टूडेंट क्वेश्चन को गलती कर दिए या क्वेश्चन को छोड़ चुके। तो वैसे ही क्वेश्चन को आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि ये क्वेश्चन कहाँ से आए हैं और हम लोग को कैसे पढ़ना है। तो ये क्वेश्चन जो मैं अभी लोग बता रहा हूँ आप लोगों को, ये है क्वेश्चन पंचायती राज अधिनियम बिहार का जो आया था 2006 में। बिहार पंचायती राज अधिनियम करके आया था 2006। उस अधिनियम से ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब आप लोगों के दिमाग में ये सवाल बार बार उठता होगा कि आखिर ये क्वेश्चन किस बुक से आया, कौन सी बुक पढ़ें कि क्वेश्चन हल हो जाए। क्या लक्ष्मीकांत पढ़ें, परीक्षावाणी पढ़ें, लुसेंट क्राउन पढ़ें, क्या पढ़ें, या घटना चक्र का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक लगाएं, क्या करें कि सारा क्वेश्चन हल हो जाए। तो ये किसी बुक में नहीं दिया है। आप लोग देखिएगा, लक्ष्मीकांत निकालिए, परीक्षावाणी निकालिए, लुसेंट क्राउन जो भी निकालिए, उसमें नहीं दिया है। तो वैसे क्वेश्चन भी पूछते हैं जो आप लोगों के बुक में नहीं दिया है, फिर भी वैसे क्वेश्चन को हल करना है। क्योंकि ये बिहार का एग्जाम है, बिहार सचिवालय का एग्जाम है, तो आप लोगों को इतना तो कॉमन सेंस होना ही चाहिए कि बिहार सचिवालय के एग्जाम में बिहार से संबंधित क्वेश्चन पूछेंगे ही। चाहे बिहार का भूगोल हो, बिहार का इतिहास हो, बिहार का पॉलिटी हो, तो बिहार के एग्जाम में बिहार से संबंधित क्वेश्चन पूछते हैं। तो उसी के तहत बिहार पंचायती राज अधिनियम जब आप लोग पढ़िएगा 2006, उसमें उसी में से सारे क्वेश्चन निकाले गए हैं। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 से ही क्वेश्चन निकाले गए हैं। तो आप लोगों को बिहार के एग्जाम में बिहार से संबंधित चाहे पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, उसको भी बहुत ही इत्मीनान से पढ़ना होगा। तो वही आज टॉपिक मैं लेकर आया हूं, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 सचिवालय का एग्जाम जो हुआ था पीटी का 2015 में, उस एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। लगभग 6, 7, 8 तक क्वेश्चन आए हुए हैं उस एग्जाम में। आप लोग देखिएगा, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 से क्वेश्चन आया हुआ है। इसलिए इस क्वेश्चन को आज हम लोग देखेंगे कैसा क्वेश्चन आया है, और क्वेश्चन का डिस्कस भी करेंगे कि इससे और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। आप लोग के पास उतना समय नहीं है कि किताब के अलावा और भी सोर्स पढ़ें। कि आप लोग के पास उतना समय है कि क्राउन या लुसेंट या लक्ष्मीकांत, परीक्षावाणी या घटना चक्र के अलावा कोई और सोर्स को पढ़ सके? नहीं समय है। तो उसी समय को हम लोग यहाँ पर आप लोग को मैं ये बताऊंगा कि जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके तहत और भी क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे। क्योंकि पंचायती राज अधिनियम 2006 से क्वेश्चन पूछा है, तो इसकी प्रबल संभावना है कि क्वेश्चन इसमें और भी पूछ सकते हैं एग्जाम में। इसलिए इस क्वेश्चन को आज हम लोग देखते हैं और इससे कैसे सवाल बनते हैं उसको हम लोग देखेंगे। ये आप लोग देखते होंगे, जब हम लोग का पंचायत चुनाव होता है गाँव में, तो उस पंचायत चुनाव में बार बार ये शब्द आप लोगों को पढ़ने को मिलता है। ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, जिला परिषद, पंचायत समिति, मुखिया, उप मुखिया, वार्ड, पंच, सरपंच जो भी है, तो इनका चुनाव कैसे होता है, इनकी नियुक्ति कैसे होती है, कितने वर्ष का कार्यकाल होता है, ये सारे बातें आप लोग को पंचायत चुनाव में सुनने को मिलती है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि वो सुनते हैं, उससे संबंधित अगर प्रश्न चले आए तो हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। चूँकि ये नियम है, ये नियम तो क्वेश्चन पूछता है और हम लोग कन्फ्यूज कर जाते हैं। चूँकि गाँव में केवल सुनते रहते हैं, क्वेश्चन तो कहीं देखे नहीं है, और वही क्वेश्चन जब एग्जाम में पूछता है तो हम गलती कर देते हैं। तो उसी टाइप के क्वेश्चन को आज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इसलिए इत्मीनान पूर्वक इस लेक्चर को आप लोग ध्यान से सुनिए और समझिए कि कैसा क्वेश्चन आया हुआ है और इसे कैसे हम लोग डिस्कस करेंगे और कैसे इसमें से और प्रश्न बन सकते हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए, इसका पहला क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। ये सेकेंड सीजीएल में पूछा गया है, पीटी का क्वेश्चन है। आप लोग देखिएगा क्वेश्चन बैंक निकाल करके, उस क्वेश्चन में देखिएगा तो उस क्वेश्चन बैंक में दिया हुआ है जो प्रश्न है, वो प्रश्न ये है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम में ग्राम पंचायत की अवधि 5 वर्ष की निर्धारित है। इसकी गणना
मतलब ग्राम पंचायत की अवधि आप लोग जानते होंगे हर एक 5 वर्ष पर चुनाव होता है। ये आप लोग जानते हैं, गांव में पंचायत का चुनाव हर एक 5 वर्ष पर होता है। तो ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो 5 वर्ष के बाद चुनाव होता है तो हम लोग 5 वर्ष कब से उसको काउंट करेंगे, कब से हम लोग गिनती में प्रारंभ करेंगे उसको 5 वर्ष को। जैसे पंचायत का चुनाव हुआ, मुखिया का चुनाव हो गया, तो अगर चुनाव हो गया तो किस तिथि से हम लोग 5 वर्ष काउंट करेंगे, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। मान लीजिए कि आज मुखिया का चुनाव हुआ, उसके कुछ दिन बाद परिणाम आया, तो क्या चुनाव के दिन से काउंट करेंगे 5 वर्ष, या चुनाव के परिणाम से काउंट करेंगे 5 वर्ष, या मुखिया का जब नियुक्ति होती है, नियुक्ति पत्र मिलती है, उसके डेट से हम लोग 5 वर्ष काउंट करेंगे, कब से काउंट करेंगे, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए इसका पहला जो ऑप्शन है क्या दिया है, पंचायत निर्वाचन की अधिसूचना की तिथि से की जाती है, ये पहला ऑप्शन है। मतलब अधिसूचना जो जारी होती है कि इस तिथि से पंचायत चुनाव प्रारंभ होगा, अधिसूचना जारी करता है राज्य निर्वाचन आयोग। सेकेंड ऑप्शन है कि पंचायत की पहली बैठक की तिथि से की जाती है। जब ग्राम पंचायत की पहली बैठक होती है उसकी तिथि से कह रहा है कि 5 वर्ष। अभी ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर सी है पंचायत निर्वाचन के परिणाम घोषित करने की तिथि से की जाएगी। ऑप्शन सी कह रहा है कि जब परिणाम घोषित होगा कि मुखिया का चुनाव किसने जीता, परिणाम घोषित हो गया, तो उस तिथि से 5 वर्ष, क्या इससे 5 वर्ष काउंट होगा। यह ऑप्शन डी दिया है, इनमें से कोई नहीं। अब इनमें चारों ऑप्शन में हम लोग ये देखते हैं कि ऑप्शन जो बी है ये सही होगा कि पंचायत की पहली बैठक जब बैठेगी, सभी पंचायत के सारे मेंबर चुन लिए गए, मुखिया चुन लिए गए, वार्ड मेंबर चुन लिए गए, पंच सरपंच सारे का चुनाव हो गया। उसके बाद ये बिहार सरकार के गजट में प्रकाशित हुआ है 2006 में, उसमें देखिएगा आप लोग 2006 के गजट में ये प्रकाशित हुआ है कि जब ग्राम पंचायत की पहली बैठक बैठेगी और सारे मेंबर वहाँ उपस्थित रहेंगे, चाहे मुखिया हो, उप मुखिया हो, वार्ड हो, सारे मेंबर वहाँ उपस्थित रहेंगे और उस बैठक की तिथि से 5 वर्ष काउंट किया जाएगा। तो वही पूछ रहा है कि किस अवधि, ग्राम पंचायत की अवधि 5 वर्ष की निर्धारित कब की गई है, तो ग्राम पंचायत की पहली बैठक से 5 वर्ष। इसमें आप लोग कन्फ्यूज मत कीजिए, क्योंकि ऑप्शन जो दिया है गाइड में, क्वेश्चन बैंक में जो ऑप्शन दिया है वो दिया है सी। देखिएगा आप लोग, मैं दिखा रहा हूँ अभी आप लोगों को, तो वो आंसर गलत है। आप लोग इस बात को ध्यान दीजिए, जो आप लोग क्वेश्चन बैंक लिए होंगे, चाहे स्पार्क का हो या किसी भी प्रकाशन का हो, उसमें जो आंसर दिया हुआ है वो दिया हुआ है पंचायत निर्वाचन के परिणाम घोषित करने की तिथि से, जो कि सरासर गलत है। क्योंकि इसलिए ये क्वेश्चन पूछ चुका है, कहाँ पर पूछा है, यूपी का। जब आप लोग एग्जाम दिए होंगे, जो भी स्टूडेंट या जो नहीं दिए हैं, वो क्वेश्चन में निकाल कर दे सकते हैं। यूपी का एक एग्जाम हुआ था, यूपी लोअर सबऑर्डिनेट 2013 में, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, यूपी लोअर सबऑर्डिनेट 2013, उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। जब यूपी लोअर सबऑर्डिनेट में क्वेश्चन पूछ चुका है और उसमें ये आंसर दिया हुआ है बी कि पहली बैठक से, तो ये निश्चित है कि क्वेश्चन का आंसर यही सही होगा। और 2006 का अधिनियम में भी यही दिया हुआ है कि पहली बैठक से होगा, तो इसका मतलब कि क्वेश्चन का आंसर जो होगा बी होगा, सी तो एकदम नहीं होगा। लेकिन क्वेश्चन बैंक में दिया है सी, इसलिए आप लोग सी को काट दीजिए, जहाँ भी पढ़ रहे होंगे सी को काटिए और बी को सही कीजिए, उसकी पहली बैठक से होगी। इसके लिए मैं प्रूफ आप लोग को दिखा रहा हूँ, केवल हवाई बात करने से नहीं होगा, क्योंकि प्रूफ दिखाना होगा आप लोगों को कि कहाँ क्वेश्चन पूछा हुआ। आप लोग पूछिएगा कि सर कहाँ क्वेश्चन पूछा, दिखाइए। तो मैं आप लोग को अभी दिखा रहा हूँ क्वेश्चन कहाँ, पहले ये देख लीजिए कि गलत क्वेश्चन कहाँ पूछा हुआ है, उसको मैं पहले आप लोग को दिखा रहा हूँ। देखिए इस क्वेश्चन को, देखिए ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, मैं यहाँ पर मार्कर लगा दिया हूँ, ध्यान से देखिए क्वेश्चन। इसका आंसर सी दिया था। अब आप लोग देखिए कि क्वेश्चन कहाँ पूछा हुआ है। देखिए ये क्वेश्चन परीक्षा वाणी का बुक है, उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ है यूपी लोअर, जो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, और उसका आंसर भी देख लीजिए। अगर आप लोग पास बुक हो तो आप लोग देख सकते हैं कि यूपी लोअर में ये क्वेश्चन पूछ चुका है। तो आप लोगों ने ये देखा कि ये क्वेश्चन का आंसर बी होगा, सी नहीं होगा। चूंकि मैं आप लोग अभी प्रूफ के साथ दिखाया, इसलिए आप लोग जहाँ भी पढ़ रहे होंगे सी ऑप्शन, उसको आप लोग काट दीजिए और बी को याद कीजिए कि पहली बैठक की तिथि से 5 वर्ष।
ये आप लोगों का क्वेश्चन बहुत ही विवादित क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आप लोगों को क्वेश्चन बताया। और भी क्वेश्चन है, मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूँ। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि ये क्वेश्चन कैसा पूछा हुआ है और इसका हम डिस्कस देखिए कैसे करते हैं। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ग्राम पंचायत का कोई सदस्य। पहली बात ये कि अभी मैं आप लोग बताऊंगा कि ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में क्या अंतर है। बहुत ही छोटी छोटी बातों को आप लोग को ध्यान देना होगा। जब तक छोटी बातों को समझिएगा नहीं, बड़ी बातें समझ में नहीं आएंगी। क्योंकि छोटी बातें जब समझ में आ जाएंगी तो खुद ब खुद बड़ी बातें उसमें समझ में आ जाएंगी। तो बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज रहते हैं कि ग्राम सभा क्या है, ग्राम पंचायत क्या है, क्षेत्र पंचायत क्या है, जिला पंचायत क्या है। ये आप लोग को जो छोटी छोटी बातें हैं ना, इसको ध्यानपूर्वक से सुनना होगा और समझना होगा। तो मैं अभी आप लोग को बताऊंगा कि ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में क्या अंतर है। बहुत सारे स्टूडेंट जानते भी होंगे, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट नहीं जानते होंगे या थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता होगा उनको कि ग्राम सभा क्या है, ग्राम पंचायत क्या है। तो इसका मैं बताऊंगा अभी। फिलहाल पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका डिस्कस देख लेते हैं कैसा क्वेश्चन, उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि ग्राम पंचायत, देखिए शब्द पर ध्यान दीजिए, ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्यागपत्र दे सकता है। आवेदन समर्पित करने के कितने दिनों बाद त्यागपत्र प्रभावी माना जाएगा। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि ग्राम पंचायत का कोई सदस्य, चाहे वो वार्ड हो या कोई भी सदस्य हो, अगर वो अपना जो त्यागपत्र है मुखिया को देता है। अभी हम लोग समझेंगे कि ग्राम पंचायत में कौन सदस्य किसको अपना त्यागपत्र देते हैं। ये भी ध्यानपूर्वक समझना बहुत जरूरी है कि कौन से सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देते हैं। इसको अगला मैं बताऊंगा। अभी फिलहाल पहले इसको समझ लेते हैं, उसके बाद मैं आप लोग को बताऊंगा। तो अगर त्यागपत्र मुखिया को देते हैं ग्राम पंचायत के सदस्य, तो मुखिया को त्यागपत्र जिस दिन को दिए, जिस डेट को दिए त्यागपत्र, उस डेट से कितने दिन बाद उनका त्यागपत्र प्रभावी माना जाएगा। मतलब अगर मान लीजिए किसी तारीख को, किसी डेट को त्यागपत्र दिए मुखिया को, तो क्या उसी डेट से उनका त्यागपत्र मान लिया जाएगा? नहीं, एक नहीं होगा। जिस डेट को वो त्यागपत्र दिए हैं मुखिया को, उसके 7 दिन बाद, समझ लीजिए, जिस डेट को मुखिया को त्यागपत्र दिए हैं ग्राम पंचायत के सदस्य, वार्ड सदस्य, अगर वो त्यागपत्र दिए हैं मुखिया को, तो उसके 7 दिन बाद से उनका त्यागपत्र प्रभावी माना जाएगा। मतलब 7 दिन बाद से ये मान लिया जाएगा कि वार्ड सदस्य अपना त्यागपत्र दे दिए हैं और उनका त्यागपत्र मंजूर कर लिया है। इसका मतलब ये हुआ कि 7 दिनों का उनको समय दिया गया है कि आप सोच विचार कर लीजिए। अगर आपको ये लगता है कि नहीं, त्यागपत्र हम गलती से दे दिए या किसी के बहकावे में दे दिए, तो आप त्यागपत्र वापस ले सकते हैं। इसलिए 7 दिन का समय दिया गया है, सबको 7 दिन का समय दिया गया है। देखिए मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ, चाहे मुखिया हो, उप मुखिया हो, सरपंच हो, उप सरपंच, पंच, वार्ड सदस्य, सबको 7 ही दिन का समय दिया गया है। इसलिए क्वेश्चन में अगर ये शब्द भी दे दे तो आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा। अगर ग्राम पंचायत के स्थान पर अगर वार्ड सदस्य दे दे, सरपंच दे दे, उप मुखिया दे दे, मुखिया दे दे, तो भी 7 दिन ही होगा। इसका आंसर जो होगा ये होगा 7 दिन। यहाँ पर टोटल दे दिया है ग्राम पंचायत जितने मेंबर हैं, जो भी आप लोग गांव में सुनते होंगे, मुखिया, उप मुखिया, वार्ड, सरपंच, पंच, तो उनका सभी का है 7 दिन। समझ लीजिए, सभी का है 7 दिन। मतलब 7 दिन सरकार ये बना कर दी है कि 7 दिन आप लोग सोच विचार कर लीजिए। अगर आवेदन आज दे दिए हैं, अपना त्यागपत्र आज दे दिए हैं, तो 7 दिन आपके पास समय है। 7 दिन के बाद आपको माना जाएगा कि आप त्यागपत्र दिए हैं। इसलिए इसका आंसर ये होगा 7 दिनों बाद। और इसको भी आप लोग देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। पहली बात ये है कि आप लोग जो भी ये लेक्चर्स देख रहे हैं, जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं, वो लेक्चर को पूरा देखिए, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। और जो आप लोग पीडीएफ का जो डिमांड करते हैं कि सर पीडीएफ, उसका पीडीएफ में टेलीग्राम लिंक में दिया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में जब जाइएगा आप लोग तो टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उसमें आप लोग उसमें जाकर ज्वाइन कीजिए और उस टेलीग्राम लिंक पर ये पीडीएफ अवेलेबल रहेगा आप लोगों को। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए, तब जाकर आप लोगों को जो अधिनियम है भली भांति आप लोग समझ में आएगा। तो हम क्या बता रहे थे आप लोगों को, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के बारे में थोड़ा सा अंतर है, आप लोग समझिएगा। देखिए कितनी आसान भाषा में आप लोगों को समझा रहा हूँ, बहुत ही आसान भाषा में। ग्राम सभा और ग्राम पंचायत क्या अंतर है।
तो पहले ग्राम सभा समझ लेते हैं, किसे कहते हैं ग्राम सभा। तो देखिए, मान लीजिए आप लोग गांव में चुनाव होता है पंचायत का, मुखिया का, सरपंच का, पंच का, जो भी है चुनाव होता है आप लोग गांव में। तो ऐसा कहीं कहीं होता है, कोई गांव बड़ा होता है तो वो एक ही गांव ग्राम पंचायत कहलाता है। अगर कोई गांव सब बहुत बड़ा है तो एक ही गांव में, उसी गांव में मुखिया, सरपंच, पंच सब हो जाते हैं, क्योंकि गांव बड़ा है। तो बड़ा का मतलब ये हुआ, जो अधिनियम जो बनाया गया 2006 में, ये बात लिखा हुआ है कि ग्राम पंचायत होने के लिए कितनी आबादी होनी चाहिए। तो आप लोग याद रखिएगा, 7000 आबादी होनी चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी मेरे दिमाग में क्लिक हुआ इसलिए मैं आप लोग बता रहा हूँ कि 7000 आबादी होनी चाहिए एक ग्राम पंचायत के लिए। और एक वार्ड सदस्य के लिए, जो गांव में देखे होंगे आप लोग, गांव में हर एक क्षेत्र, गांव के हर एक 500 आबादी पर एक वार्ड सदस्य की नियुक्ति की जाती है। तो वार्ड सदस्य के लिए 500 और ग्राम पंचायत के लिए 7000 आबादी चाहिए। पहली बात ये। अब हम लोग चलते हैं टॉपिक पर, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत। ग्राम सभा वो है जो मुखिया या सरपंच, पंच या जो भी जिसका चुनाव आप लोग करते हैं पंचायत में, तो पंचायत में जिनका उम्र 18 वर्ष से ज़्यादा है तथा जिनका आधार कार्ड या आई कार्ड बन चुका है और वो वोट मारने जाते हैं, वो ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। ये समझ लीजिए आप लोग, जो भी पंचायत में वोटिंग करते हैं, जिनकी उम्र 18 वर्ष से ज़्यादा हो गई और ग्राम पंचायत में वोटिंग करने के लिए जाते हैं, वो सभी सदस्य, जितने भी सदस्य हैं जो वोटिंग करते हैं ग्राम पंचायत में, वो सभी सदस्य ग्राम सभा के सदस्य कहे जाते हैं। समझ में आ गया आप लोगों को ग्राम सभा। अब बची ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत वह है कि जब ग्राम सभा के सदस्य वोटिंग करने जाते हैं तो जिनको वो चुनते हैं, पंच को, सरपंच को, मुखिया को, मुख्य मुखिया को, वार्ड को, जिनको वे चुनाव करते हैं, तो वे सभी सदस्य ग्राम पंचायत कहलाते हैं। ये समझ लीजिए बात को। सभी सदस्य जिनका चुनाव ग्राम सभा करती है, वे सभी सदस्य जिनका चुनाव ग्राम सभा करती है, वे सारे सदस्य ग्राम पंचायत के सदस्य कहलाते हैं। तो आप लोग समझ गए ग्राम सभा और ग्राम पंचायत। ग्राम सभा में टोटल सदस्य जो वोटिंग करने जाते हैं, चाहे एक गांव के हो या 2-3 गांव मिलाकर होता है। देखे होंगे आप लोग 2, 3 या 4 भी गांव, छोटे छोटे गांव में 4 गांव होता है। तो सभी गांव को मिलाकर के जो वोटिंग करने के लिए जो जाते हैं 18 वर्ष के ऊपर के जो सदस्य हैं, वो सभी सदस्य ग्राम सभा के सदस्य कहलाते हैं। और यही ग्राम सभा के सदस्य जब चुनते हैं अपने जनप्रतिनिधि, तो ये सारे जनप्रतिनिधि जो पंचायत में चुने जाते हैं, उनको ग्राम पंचायत के सदस्य कहते हैं, उनको ग्राम पंचायत कहते हैं। तो यही है टिपिकल अंतर जो आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोग सुने होंगे गांव में चुनाव के समय। तो चलते हैं, कैसा क्वेश्चन है देखिए। तीसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि मुखिया, ये मुखिया के बारे में बता रहा है। क्या कह रहा है कि मुखिया स्व हस्ताक्षरित आवेदन देकर अपने पद से परित्याग, मतलब अपने पद से परित्याग कर रहा है, रिजाइन कर रहा है, मुखिया कर सकता है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत किसे प्रेषित करना होगा, मतलब प्रेषित मुखिया अपना रिजाइन, अपना त्यागपत्र किसको देगा, ये क्वेश्चन का निचोड़ है। मुखिया अपना त्यागपत्र किसको देगा? तो ऑप्शन में देखिए क्या क्या लिखा हुआ है। पहला है प्रखंड विकास पदाधिकारी बीडीओ, बी है उप विकास आयुक्त, तीसरा है जिलाधिकारी और चौथा है जिला पंचायती राज पदाधिकारी। इसको कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में DPRO। जिला पंचायती राज पदाधिकारी को DPRO कहते हैं और BPRO प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी, इसको BPRO लिखे हैं यहाँ पर। देखिए BPRO, जब जाइएगा प्रखंड में तो यहाँ पर पंचायत से समय जो भी काम होते हैं वो BPRO करते हैं। तो BPRO और DPRO कन्फ्यूज मत होइएगा। DPRO BPRO में DPRO है जिला पंचायती राज पदाधिकारी, डिस्ट्रिक्ट पंचायती, P से पंचायती, R से राज और O से पदाधिकारी, जिला पंचायती राज पदाधिकारी। और BPRO B से हो गया ब्लॉक, यानी प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी BPRO। तो ये है जिला पंचायती राज पदाधिकारी। ऑप्शन के अनुसार आंसर जो होगा D होगा। मतलब मुखिया अपना त्याग पत्र DPRO को देते हैं। DPRO जिला पंचायत पदाधिकारी, BPRO नहीं, प्रखंड पंचायत पदाधिकारी को नहीं। या देखिए यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ BPRO क्रॉस, BPRO को नहीं देते हैं, ये DPRO को देते हैं। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है।
ऑप्शन में बीपीआरओ और डीपीआर दोनों दे सकता है, इसलिए आप लोग डीपीआरओ सही कीजिएगा। तो अब हम लोग देखते हैं कि पंचायत में जो भी पद हैं, जो भी सदस्य हैं, वो अपना त्यागपत्र किस किस को देते हैं, ये देखना बहुत जरूरी है। चूंकि मुखिया यहाँ पर पूछा हुआ है तो हो सकता है मुखिया पूछ दे और नहीं पूछे, तो हम लोग देखते हैं कि जो नहीं पूछे वो किसको त्यागपत्र देते हैं। तो देखिए नोट में आप लोग को यहाँ लिखा हूँ कि पद और त्यागपत्र, कौन सा पद किसको त्यागपत्र देता है। तो मुखिया हो गया पहला, ये जिला पंचायती राज प्राधिकारी डीपीआर को त्यागपत्र देते हैं। उसके बाद उप मुखिया भी डीपीआर को ही, सरपंच भी डीपीआर को ही, उप सरपंच भी डीपीआर को ही, लेकिन पंच ये सरपंच को त्यागपत्र देते हैं। ध्यान दीजिएगा, पंच किसको त्यागपत्र देंगे, सरपंच को, और वार्ड सदस्य मुखिया को। वार्ड सदस्य किसको अपना त्यागपत्र देंगे, मुखिया को, और ऊपर के जो चारों हैं ये अपना त्यागपत्र जिला पंचायती राज पदाधिकारी डीपीआर को देते हैं। तो अगर यहाँ पर मुखिया ना देकर के क्वेश्चन में अगर यहाँ पर वार्ड सदस्य दे दे या उप मुखिया दे दे, सरपंच दे दे, तो जब आप लोग को ये इतना ये फैक्ट याद रहेगा तब यहाँ पर क्वेश्चन को आप लोग इसके अलावा हल कर पाइएगा। तो इसीलिए मैं आप लोग यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। डिस्कस करने का मेरा मकसद यही है कि क्वेश्चन जो पूछ चुका है वो तो आप लोग याद कर लीजिएगा, लेकिन इसके अलावा जो क्वेश्चन बनेगा वो कैसे होगा, तो उसी के लिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ। मुखिया तो पूछ दिया और आप लोग ये जानेंगे नहीं, तो यहाँ पर कोई और पद दे दे तो आप लोग ये सही कर पाइएगा। तो इसी के लिए मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। तो हमको उम्मीद है कि आप लोग ये समझ गए होंगे, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं ये क्वेश्चन कैसा पूछा हुआ है। देखिए, ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्य उप मुखिया का चुनाव, यहाँ दिया है उप मुखिया का चुनाव करते हैं। उप मुखिया के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है। इस बात पर भी आप लोग को ध्यान देना होगा, अंत में क्या लिखा हुआ है, सही नहीं है, मतलब उप मुखिया का चुनाव कैसे होता है ये आप लोग को देखना होगा। मुखिया का तो चुनाव आप लोग जानते होंगे कि प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा होता है। जो भी ग्राम सभा के सदस्य होते हैं जो 18 वर्ष के ऊपर के हैं, जिनका नाम मतदाता सूची में है, वे सभी सदस्य मुखिया का चुनाव करते हैं, जाकर के वोटिंग करते हैं। मुखिया का चुनाव वोटिंग के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से हो जाता है। लेकिन यहाँ पर पूछा है उप मुखिया का चुनाव, तो कहीं पर भी उप मुखिया का चुनाव देखें आप लोग होता है क्या, नहीं होता है। तो उप मुखिया का चुनाव होता कैसे है, ये बात पूछा हुआ है। तो उप मुखिया के चुनाव में सिर्फ 3 बातें आप लोग को याद रखनी है। उप मुखिया के चुनाव में सिर्फ 3 बातें याद रखनी है। कौन कौन सी 3 बातें हैं, 3 बात कौन कौन सी ऐसी हैं जो याद रखनी है। पहली बात ये कि जब ग्राम पंचायत की पहली बैठक बैठेगी, उसी बैठक में उप मुखिया का चुनाव कर लिया जाएगा। पहली बात तो ये कि ग्राम पंचायत की जब पहली बैठक बैठेगी तो उसी में उप मुखिया का चुनाव हो जाना चाहिए। दूसरी बात कि उप मुखिया के चुनाव में जितने भी वार्ड सदस्य हैं वे सभी वार्ड सदस्य मिलकर के उप मुखिया का चुनाव करते हैं। ये बात भी आप लोगों को ध्यान देना होगा। चूँकि उप मुखिया एक वार्ड सदस्य ही है, तो सारे वार्ड सदस्य जो मेंबर हैं, वार्ड के मेंबर, वे सभी मेंबर एक जगह एक्वायर होकर के अपने में से एक उप मुखिया का चुनाव करते हैं, जिसमें मुखिया वहाँ पर उपस्थित रहता है और मुखिया भी मतदान करता है। ये बात भी आप लोग ध्यान से सुनिएगा। उप मुखिया के चुनाव में मुखिया भी मतदान करता है। अब तीसरी बात क्या है, तीसरी बात यह है कि अगर उप मुखिया के चुनाव में मत अगर बराबर बराबर हो गया, कोई ज़रूरी नहीं कि उप मुखिया के चुनाव में केवल एक ही प्रत्याशी खड़ा हो सकता है कि 2 प्रत्याशी खड़े हों। तो अगर 2 प्रत्याशी खड़े हों और उनका मत दोनों प्रत्याशी को बराबर बराबर मिले, तब क्या होगा, तब ये होगा कि उसमें लॉटरी सिस्टम होगा, लॉटरी निकाली जाएगी, लॉटरी के द्वारा उप मुखिया का चुनाव किया जाएगा। ये बात आप लोग ध्यान से समझिए। उप मुखिया के चुनाव में अगर 2 कैंडिडेट खड़े हो गए और दोनों कैंडिडेट को बराबर बराबर मत मिल गए, तब उनका परिणाम कैसे होगा, तब उनका परिणाम लॉटरी सिस्टम के तहत होगा। तो यही 3 बातें हैं उप मुखिया के चुनाव में। तो आइए हम चलते हैं ऑप्शन की तरफ। देखिए, पहला ऑप्शन कह रहा है कि उप मुखिया के चुनाव में मुखिया मतदाता होगा। ये बात बिल्कुल सही है। अभी मैं आप लोग बताया, उप मुखिया के चुनाव में मुखिया मतदाता होगा, मुखिया मतदान करेगा। दूसरा पॉइंट है कि निर्वाचन में मतों की बराबरी की स्थिति में विजेता का निर्णय लॉटरी द्वारा होगा। ये बात भी सही है, लॉटरी द्वारा होगा। अभी मैं आप लोग बताया कि मुखिया मतदाता होगा, मत बराबर में लॉटरी द्वारा होगा। और तीसरा जो है,
राज्य निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में ग्राम पंचायत अपनी पहली बैठक में उप मुखिया का चुनाव करेगा। अभी मैं आप लोगों को बताया हूँ कि ग्राम पंचायत की जो पहली बैठक बैठेगी उसी में उप मुखिया का चुनाव कर लेना है। तो 3 बातें उप मुखिया के चुनाव से, तो यही 3 बातें ऊपर दे चुका है। और ऑप्शन डी दिया है कि उप मुखिया के निर्वाचन में मुखिया मतदाता नहीं होगा। ये देखिए नहीं होगा, ये गलत बात है। उप मुखिया के चुनाव में मुखिया मतदाता होता है। तो ये आंसर सही होगा, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कौन सा वक्तव्य सही नहीं है, तो यही सही नहीं है, ऊपर के तीनों सही हैं। इसलिए ऐसे ही उप मुखिया का चुनाव होता है। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन कैसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006। जो बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 है, इसी से संबंधित क्वेश्चन पूछा हुआ है। मात्र एक टॉपिक से, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006, मात्र एक टॉपिक से इतने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा की बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित है। तो 2 ग्राम सभा के बीच अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित है। तो देखिए इसका तो आंसर होगा 3 माह। इसका आंसर होगा 3 माह। 3 माह से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 3 माह में कम से कम 3 माह में एक बैठक हो जानी चाहिए। मतलब 2, वही पूछा कि 2 ग्राम सभा के बैठक के बीच कम से कम 3 माह का अंतराल होना चाहिए। तो इसके अन्य फैक्ट की तरफ देखते हैं कि और कौन कौन से फैक्ट हैं। तो देखिए पहला फैक्ट है कि ग्राम सभा की 2 बैठक के बीच का अंतराल 3 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। 2 बैठक के बीच 3 माह से अधिक का समय नहीं होना चाहिए, पहले बात ये। दूसरा बात कि ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, मुखिया करेगा। ये भी ध्यान देना आप लोगों को, ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, मुखिया करेगा। तीसरा फैक्ट क्या है कि ग्राम सभा की बैठक की गणपूर्ति यानी कोरम ग्राम सभा के कुल सदस्य संख्या के 20वें भाग होगा। याद रखिएगा आप लोग, ग्राम सभा जब बैठती है तो उसमें कोरम मतलब ये होता है कि कम से कम कितने मेंबर होने चाहिए। उसका जब बैठक बैठता है ग्राम सभा का, उसमें जो भी कार्य गांव से संबंधित वहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है, तो उस बैठक में कितना कोरम होना चाहिए, कितना गणपूर्ति होनी चाहिए, इसका जिक्र किया गया है ये अधिनियम 2006 में। उसमें कहा गया है कि जितने ग्राम सभा के मेंबर हैं उसका 20वां भाग गणपूर्ति होनी चाहिए, मतलब कोरम होनी चाहिए। मतलब जितने ग्राम सभा के सदस्य, अगर मान लीजिए कि उस ग्राम में, उस ग्राम पंचायत में 100 मतदाता हैं, मान लीजिए कि किसी ग्राम पंचायत में 100 मतदाता हैं, तो ग्राम सभा के 100 सदस्य हुए। पहली बात ये कि 100 मतदाता ग्राम सभा के उस सदस्य हुए 100, और उनका बैठक हुआ। तो उस बैठक में 100 का 20%, 20वां हिस्सा यानी 100 में 20 मतदाता, कम से कम 20 मतदाता होना अनिवार्य है। ये बात कह रहा है कि कम से कम 20 मतदाता वहाँ पर होना अनिवार्य है, तभी गांव संबंधित जो भी विकास योजनाएं हैं वहाँ पर संबंधित प्रस्तुत किया जाएगा, और जो भी कार्यक्रम है गांव से संबंधित वहाँ पर होगा। तो वही कह रहा है कि 2 ग्राम सभा की बैठक जब होगी तो उसमें 3 माह से ज़्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए, पहली बात ये। दूसरी बात, उसकी अध्यक्षता मुखिया करेगा, और तीसरी बात कोरम यानी गणपूर्ति 20वां भाग होनी चाहिए। तो यही 3 फैक्ट है ग्राम सभा से संबंधित। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ आप लोगों का, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। छठा क्वेश्चन है, ग्राम सभा एक या अधिक संख्या में निगरानी समिति। वर्ड पर आप लोग ध्यान दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन जब तक आप लोग ढंग से पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो आंसर पता नहीं चल पाएगा। इसलिए क्वेश्चन पर ज़्यादा फोकस कीजिए। 1 बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, उसको पढ़िए। क्वेश्चन को जितनी बार पढ़िएगा तभी ज़्यादा समझ में आएगा आप लोगों को। उस शब्द पर फोकस कीजिए। जैसे यहाँ पर दिया है ग्राम सभा, यहाँ पर दिया है निगरानी समिति। तो ग्राम सभा एक या अधिक संख्या में निगरानी समिति का गठन कर सकती है। इस समिति का जो गठन है किनसे किया जा सकता है, मतलब ग्राम सभा एक निगरानी समिति का गठन करती है। ये बात आप लोग ध्यान से समझिए। ग्राम सभा है, जो भी मैं आप लोग बताया हूँ ग्राम सभा किसे कहते हैं, जो लोग समझ गए होंगे, तो ग्राम सभा एक निगरानी समिति का गठन करती है, जो कि अधिनियम 2006 में लिखा हुआ है। ये सारी बातें हम लोग को गांव में पंचायत चुनाव में सुनने को नहीं मिलती है।
लेकिन ये होता है, हो सकता है कि गांव में नहीं हो, पंचायत में नहीं हो, क्योंकि उसे कठिनाई हो सकती है, गांव का माहौल ऐसा है। पंचायत के चुनाव में बहुत तरह की बातें होती है, इसलिए उसमें ये सब बातें नहीं होती है। तो हालांकि ये अधिनियम में वर्णित है, आप करें या ना करें, निगरानी समिति का गठन करें या ना करें वो अलग बात है, लेकिन इसका वर्णन 2006 का अधिनियम में किया गया है। तो जो भी ग्राम सभा के सदस्य हैं, चाहे हम हो या कोई भी हो जो 18 वर्ष के ऊपर के हैं, चूँकि आप एक जागरूक नागरिक हैं, इसलिए आप लोग ये दायित्व बनता है कि निगरानी समिति का गठन करें। ग्राम सभा में के ही सदस्य होते हैं, ग्राम सभा में ही सदस्य मिल करके एक निगरानी समिति का गठन करते हैं। तो यही पूछ रहा है, वो निगरानी समिति जो भी आपके ग्राम पंचायत में कार्य होते हैं उस पर निगरानी कर रखती है। उस पर जो भी ग्राम पंचायत में कार्य होते हैं, पंचायतों द्वारा किया जाता है, मुखिया द्वारा किया जाता है, उस पर निगरानी समिति का काम यही होता है कि उस पर निगरानी रखे, उसको अवलोकन करे, उसको देखें कि कहाँ गलत हो रहा है, कहाँ सही हो रहा है, उनका काम यही है। तो ग्राम सभा जो निगरानी समिति का गठन करती है, तो इस समिति में कौन कौन से मेंबर हो सकते हैं, यही क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ग्राम सभा निगरानी समिति का गठन करेगी तो उस निगरानी समिति में कौन कौन से मेंबर होंगे, यही क्वेश्चन है। तो देखते हैं इसका ऑप्शन क्या दिया हुआ है। ऑप्शन दिया हुआ है पहला वार्ड सदस्यों द्वारा। ऑप्शन ए कह रहा है कि क्या निगरानी समिति में वार्ड मेंबर होंगे। ऑप्शन बी कह रहा है कि उस निगरानी समिति में क्या मुखिया, उप मुखिया या वार्ड सदस्य द्वारा होगा। ऑप्शन सी कह रहा है कि कोई व्यक्ति जो ग्राम पंचायत का मतधारक हो। चौथा कह रहा है कि ऐसा व्यक्ति जो ग्राम पंचायत के सदस्य न हो। इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर डी कि ऐसे व्यक्ति जो ग्राम पंचायत के सदस्य न हो। तो ग्राम पंचायत के बारे में आप लोगों को डिस्कस किया था अभी थोड़ी देर पहले कि ग्राम सभा और ग्राम पंचायत जो आप लोग समझे होंगे, ग्राम पंचायत जो ग्राम सभा द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, चुने जाते हैं। ग्राम सभा द्वारा जो भी जनप्रतिनिधि पंचायत में चुने जाते हैं वो ग्राम पंचायत के सदस्य कहलाते हैं, चाहे मुखिया हो, उप मुखिया हो, वार्ड हो, पंच, सरपंच, उप सरपंच जो भी हो, वो क्या है? ग्राम पंचायत के सदस्य हैं, ग्राम पंचायत के हैं जो ग्राम सभा द्वारा चुने जाते हैं। तो ये कह रहा है कि ऐसे व्यक्ति जो ग्राम पंचायत के सदस्य न हों, इस बात पर ध्यान दीजिए आप लोग, निगरानी समिति में वैसे सदस्य होंगे जो ग्राम पंचायत के सदस्य नहीं होंगे, यानी न मुखिया होंगे, न उप मुखिया होंगे, न पंच, सरपंच, वार्ड सदस्य, कोई भी निगरानी समिति का सदस्य नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इन सभी को छोड़ करके और भी जो मेंबर होंगे वो निगरानी समिति में शामिल हो सकते हैं। ये क्वेश्चन का आंसर हुआ। तो ग्राम सभा एक निगरानी समिति का गठन करेगी, उसमें ग्राम पंचायत के सदस्य नहीं होंगे। तो आप लोग समझ गए होंगे ग्राम पंचायत क्या, मैं पहले आपको बता चुका हूं। तो वो सदस्य ग्राम पंचायत के सदस्य निगरानी समिति में नहीं होंगे। तो इसका आंसर डी होगा। आप लोग स्क्रीनशॉट इसको ले सकते हैं। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन है ग्राम कचहरी संबंधित। जो भी आप लोग गाँव में देखते होंगे सरपंच, उप सरपंच, पंच, जो शब्द जो है ये ग्राम कचहरी से संबंधित है। इससे क्वेश्चन आया हुआ है सेकेंड सीजीएल में। सारे क्वेश्चन जो मैं आप लोग को बताया हूँ उस सेकेंड सीजीएल में आया हुआ है। बिहार एसएससी सचिवालय में क्वेश्चन आया हुआ है दोनों पाली में। 2015 में जो 2 बार एग्जाम हुआ था एक हफ्ते के अंदर पर, तो दोनों एग्जाम में ये क्वेश्चन बिहार पंचायती राज नियम 2006 से क्वेश्चन आया हुआ है। आप लोग क्वेश्चन बैंक निकाल कर देखिएगा, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप लोग क्वेश्चन बैंक निकाल कर देखिए कि क्या आप लोगों ने जो भी एग्जाम स्टूडेंट दिए होंगे उनसे मैं कह रहा हूँ कि क्या वे लोग ये क्वेश्चन हल किए थे या छोड़ दिए थे। तो क्या हल किए थे तो क्वेश्चन का आंसर सही हुआ था कि नहीं। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइए कि आप लोग हल किए थे कि नहीं। तो हल किए थे तो क्या सही था या गलत था। तो हमको उम्मीद है कि जो आप लोग हल किए होंगे तो या तो छोड़ दिए होंगे या गलत हो गया होगा, क्योंकि बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं कि बुक में नहीं है। या को बिहार का जो गजट, बिहार सरकार जो गजट प्रकाशित करती है तो 2006 में प्रकाशित हुआ था पंचायती राज संबंधित, उस गजट से क्वेश्चन निकला हुआ है। इसलिए कहीं बुक में आपको देखने को नहीं मिलेगा, चाहे लक्ष्मीकांत हो, परीक्षा, कोई भी बुक हो आपके पास, कोई भी बुक हो, उसमें सारे क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे आप लोगों को, क्योंकि ये बिहार सरकार का अपना गजट है पंचायती राज संबंधित, जिसका संशोधन 1993 में हुआ था। 73वां संविधान संशोधन पढ़े होंगे आप लोग, उसी से समेत क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये जो क्वेश्चन है 7वां नंबर क्वेश्चन, ये ग्राम कचहरी से संबंधित है। ये क्या क्वेश्चन कह रहा है देखिए आप लोग। अपील की सुनवाई, देखिए पहला ही शब्द है अपील।
अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी में न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति यानी कम से कम कितने पंच होनी चाहिए, नियमतः क्या होनी चाहिए, ये पूछ रहा है। अपील का मतलब ये हुआ कि अगर गांव में पंचायत में दो पक्षों के बीच मारपीट होती है या किसी बात को लेकर के विवाद होता है तो विवाद कहाँ जाता है, पहली बार सरपंच के पास जाएगा, ग्राम कचहरी में जाएगा। पहली बात तो ये कि पहली बार जब विवाद हुआ दो पक्षों के बीच तो विवाद कहाँ जाएगा, ग्राम कचहरी में जाएगा। और ग्राम कचहरी में सरपंच जिसकी अध्यक्षता करते हैं वो अपना मान लीजिए कि निर्णय दे चुके तो निर्णय तो किसी एक ही पक्ष में जाएगा, दोनों पक्ष को मान्य तो होगा नहीं, किसी एक पक्ष में निर्णय जाएगा और एक पक्ष संतुष्ट हुआ और एक पक्ष असंतुष्ट हुआ। तो इसमें नियम क्या है कि जो पक्ष असंतुष्ट है या जो भी संतुष्ट भी है लेकिन पूर्णतः संतुष्ट नहीं है वो क्या करेंगे कि 30 दिन के अंदर, निर्णय जिस दिन दिए सरपंच उसके 30 दिन के अंदर अपील करेगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, दिन पर 30 दिन के अंदर उसको अपील करना है दोबारा कि मैं आपके निर्णय से संतुष्ट नहीं हूँ, इस पर पुनः विचार किया जाए। तो 30 दिन के अंदर अपील दायर करेगा, वही अपील शब्द है, वही अपील है, दोबारा जाना है। अपील की सुनवाई जब दोबारा जाएंगे 30 दिन के बाद तो उसका गणपूर्ति पूछ रहा है, न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति कितना होनी चाहिए, तो वहाँ पर कितने पंच उपस्थित होने चाहिए, तो कम से कम 7 पंच होने चाहिए। तो देखिए ऑप्शन दिया है 7, ऑप्शन होगा बी 7 पंच। इसको मैं आप लोग बताऊँ यहाँ पर कि ग्राम कचहरी के किसी निर्णय के विरुद्ध अपील ऐसे निर्णय के पारित होने के 30 दिनों के भीतर ग्राम कचहरी के समक्ष दायर की जाएगी। इसके लिए न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति 7 होगी। तो 7 पूछा है, ये भी पूछ सकता है कि अपील के लिए न्यूनतम कितनी अवधि चाहिए, तो 30 दिन, न्यूनतम अवधि 30 दिन और गणपूर्ति 7 दिन। तो ये दोनों फैक्ट आप लोगों को याद होनी चाहिए। इसमें बहुत सारे फैक्ट हैं, जो बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 है, इसमें बहुत सारे फैक्ट हैं। केवल ग्राम पंचायत से संबंधित नहीं, पंचायत समिति भी है, जिला परिषद भी है। जो आप हम लोगों को पढ़ना है 73वां पंचायती राज संशोधन जो हुआ था 1993 में, उस संविधान संशोधन में त्रिस्तरीय बलवंत राय मेहता समिति, जो आप नाम सुने होंगे, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात कही गई है। इसमें ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति कही या क्षेत्र पंचायत कही, कहीं बात हुआ ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत या और जिला पंचायत, इसको जिला परिषद कहते हैं। तो 3 उसमें है तत्व हैं, इस तीनों को आप लोगों को ध्यान देना होगा। ये तो केवल अभी ग्राम पंचायत है, हो सकता है कि पंचायत समिति पूछ दे। अभी मैं आप लोग ग्राम पंचायत का डिस्कस किया था 7 क्वेश्चन, पंचायत समिति बाकी है, अभी जिला परिषद बाकी है, उसका निर्वाचन कैसे होता है, अवधि क्या है, त्यागपत्र क्या है। तो बहुत सारे इसमें फैक्ट बनेंगे। तो इस तरह से जितने भी फैक्ट बनेंगे तो मैं बीच बीच में आकर के वीडियो के माध्यम से आप लोग को इस अधिनियम से संबंधित जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो क्वेश्चन को मैं आप लोगों को विश्लेषण करूंगा, डिस्कस करूंगा यहाँ पर, क्योंकि इससे अधिकतर क्वेश्चन आ रहे हैं। देखिए आप लोग 7 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन आया हुआ है सेकेंड सीजीएल में, जो कि सेकेंड सीजीएल 2015 में हुआ था, उसके बाद कोई सीजीएल तो हुआ नहीं। तो अब की बार जो हम लोग थर्ड सीजीएल देने जा रहे हैं तो हो सकता है कि सेकेंड सीजीएल का पुनरावृत्ति करे। इसलिए पंचायती राज अधिनियम तो इम्पोर्टेंट है ही, जो पूरे केंद्र में लागू था 73वां और 74वां, उसमें बिहार सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए पंचायती राज अधिनियम 73वां और 74वां नगर पालिका अधिनियम दोनों, और उसके बाद ये 2006, जो कि मैं आप लोगों को पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पंचायती राज व्यवस्था से आए हुए हैं पॉलिटी के। पिछला वीडियो को जो भी नहीं देखे हैं तो जाकर कृपया देख लें कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बिहार सचिवालय के पॉलिटिक टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछे गए हैं, पंचायती राज अधिनियम से। तो पंचायती राज अधिनियम प्लस बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 दोनों को आप लोग कंप्लीट करना होगा, जो कि मैं आप लोग के यहाँ पर मैं बता चुका हूँ कि इसे कौन कौन से क्वेश्चन आए, उसका मैं डिस्कस अभी किया हूँ। तो हमको उम्मीद है कि जो भी मैं आप लोग के यहाँ बताया हूँ वो आप लोग समझ में आ गया होगा। फिर भी आप लोग समझ में अगर नहीं आए तो कमेंट कीजिए कि कहाँ आप लोग समझ में नहीं आया और कौन कौन से तथ्य आप लोगों को चाहिए, कौन कौन से फैक्ट आप लोगों को और ज़रूरत है। तो जो भी आप लोग जैसे आप लोग कमेंट कीजिएगा उस अनुसार से मैं आप लोगों को बताने का प्रयास करूंगा कि और इसमें क्या क्या ऐड करना है। समझ रहे हैं आप लोग जो मैं बात बता रहा हूं, आप लोग भली भांति समझ रहे होंगे। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पर एंड करते हैं और अगले लेक्चर में हम लोग देखते हैं कि कौन सा टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सचिवालय के लिए। तो वही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम लोग फोकस करेंगे।
सारे नॉन इम्पोर्टेंट पर नहीं, जो कि वो तो आप लोग पढ़ ही रहे होंगे, आप लोग को याद हो रहा होगा। जो भी इस तरह से जो क्वेश्चन है उसी क्वेश्चन पर हम लोग फोकस करेंगे, जहाँ आप लोग फंस रहे हैं, जहाँ पर आप लोग को डाउट हो रहा है, क्वेश्चन कैसे पूछ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, आप लोग को पता नहीं चल रहा है, वैसे क्वेश्चन पर हम लोग फोकस कर रहे हैं। तो आज बस इतना ही, कल के लेक्चर में फिर हम लोग मिलते हैं। धन्यवाद।